बारिश के दिन तो वैसे टीचर्स कुछ नहीं पढ़ाते थे। अभी जैसे माहौल शांत सा होता था, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, माहौल शांत ही है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पढ़ के आए हो पिछला? नहीं, रिवीजन डे नहीं आज, थोड़ा सा वार्म अप है, काफी दिन हो गए ना। ठीक है, आ जाओ ऑनलाइन चैट बॉक्स पे, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है सचिन, आर्टिकल 352 किस चीज के बारे में है? जल्दी से। नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तान्या 360। विशाली 356। स्टेट इमरजेंसी और किन किन नाम से जानी जाती है? गीता। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। यस ऑनलाइन। ठीक है गुड। बस 5 मिनट पूछूंगी, भाग मत जाना कहीं, भाग जाते हैं कि रिवीजन तो आता है। ओके, 359 आर्टिकल आपने एक पढ़ा था, क्या प्रोविजन दे रखा था उसके अंदर? यश। राजवीर। नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे, पूरी स्टेटमेंट। ठीक है, और क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर? इमरजेंसी के टाइम पे नहीं जा सकते। ठीक है, वो चीज बंद हो जाती है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को रख दिया जाता है, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी के टाइम हुआ क्या था, वो मिसयूज हुआ था सबसे ज्यादा, आर्टिकल 20। तो उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी आपकी, जिसके तहत बोल दिया गया कि नहीं करा जाएगा, ये दो सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, ओके जी। कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है सचिन? 3 बार। कौन कौन सा टाइम पीरियड? हाँ ठीक है, 1962 और 71 एंड 75। ठीक है, कौन सी इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है गीता? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है ऑनलाइन। ठीक है गुड। देखा, 3 भाग गए कि रिवीजन चल रहा है। रिवीजन नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा वार्म अप है और कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ी थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? यश। एक बड़ा पॉपुलर नाम है उसका, पारुल। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। गुड। ठीक है, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा था, और हिमाचल का पेपर देखोगे तो पॉलिटी के सेक्शन में मैच द फॉलोइंग आए थे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन। तो आप अमेंडमेंट करोगे, मतलब करोगे, सारी करनी पड़ेंगी। तो 38th वाली, हाँ जी गीता, क्या था उसमें? जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, किस चीज को लेके? यस ऑनलाइन, वेरी गुड। किस चीज को लेके, वर्ड क्या था? क्या करेगी सरकार जिसको लेके जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा? हैंड रेस। हाँ जी सचिन। किस चीज का? नो। 38th। हाँ जी राजवीर। ये तो ठीक है कि जुडिशियल रिव्यू तो था, ये तो ठीक है, पर कंडीशन क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी अमेंडमेंट होगी तो उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कोर्ट नहीं चेक करेगा कि हमने ठीक लॉ बनाया है या गलत लॉ बनाया है। जो भी चेंजेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं चेक कर सकती। ठीक है जी, नाउ 39 तान्या, 39 CAA में क्या बोला था? यस ऑनलाइन, वेरी गुड। रिमूव नहीं करा था, जानवी इंप्लीमेंट करा था कि जुडिशियल रिव्यू। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। ठीक है, ओके। नहीं है याद? ओके, किसी और को? चिराग याद है? नहीं? गीता? नहीं कर सकते, जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। दैट वाज 39 CA। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने डीएनए एनालिसिस वाला एक आर्टिकल पढ़ा था। 4 क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर? हैंड रेस। विशाली? नो। डीएनए के 4 कंपोनेंट्स, एक हिंट दे देती हूँ, एडेनिन था, बाकी बताओ। थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक, याद रखने हैं ये। ठीक है, ओके जी। सैंपल को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है अगर सॉफ्ट टिश्यू बच जाते हैं तो? -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिंडर पेस्ट नाम की कोई डिजीज पड़ी थी, किसमें होती है ये? ठीक है, बस शर्त ये होती है कि हर्ड में होने चाहिए, वो झुंड में होने चाहिए एनिमल्स, तो ज्यादा स्पीड से। मोर्टेलिटी रेट था इसका 100% है। 15 दिन तक अगर सिम्टम रहते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो जानवर की डेथ हो जाती थी। क्या ये रेडिकेट हो चुकी है? यस। तो ये याद रखेंगे आप। और बॉडीज कौन कौन सी थी? लोकेशन ही बता दो। एक तो भोपाल का था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। ठीक है, मैं एक नाम लूंगी, आपने बताना है ये किस चीज की स्पीशी है। एमोलोपस शिलोंग, फ्रॉग। ठीक है, बता दो इसका थोड़ा सा हैबिटेट। ये ऑनलाइन, वेरी गुड। कहां पे रहना प्रेफर करता है ये?
फास्ट स्ट्रीम है ना, जहां पे स्पीड से चलता हो पानी, तो झरने वगैरह उस एरिया में आपको ये अमोल्पस शिलोंग्स मिल जाएंगे। जो नए स्टूडेंट है, पिछले लेक्चर्स में ये करा हुआ है तो डरना नहीं है किसी ने। ओके, फिर आपने पढ़ी थी इन्फ्लेशन के टाइप्स, जिसमें से स्टैगफ्लेशन आपके एचपी के पेपर में आई थी सीधा, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, आगे डेफिनेशन दी थी, कंडीशन आपको पता थी, अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक ऑप्शन में था, वो नितिन आया नहीं है, उसको पूछना था मैंने, किया उसने कि नहीं। तो बताइए फिर स्टैगफ्लेशन के लिए क्या 4 कंडीशंस थी, कौन बताएगा? हैंड रेस, ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, मैं देख रही हूँ। 4 कंडीशन पड़ी थी ना, बस ठीक है, कौन बताएगा? हाँ जी गीता। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेगी, और फोर्थ कंडीशन इन्फ्लेशन इंक्रीज, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दैट वाज, देयर वर 4 कंडीशन, और आपके ऑप्शन में 2 कंडीशन उठाई हुई थी, एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली और दूसरी जीडीपी वाली, तो वो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। देन आपने एक टर्म पढ़ी थी डिसइन्फ्लेशन, इसका क्या मतलब था? रुको राजवीर, हाँ, पहले क्या था कि 100 रुपया बढ़ा, फिर एकदम से 200 रुपया बढ़ा, अब क्या हो रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपया बढ़ रहे हैं, पर इन्फ्लेशन अभी भी है, पर कम रेट पे चल रही है, ठीक है। उसके बाद कोर इन्फ्लेशन आपने पढ़ी थी, मुझे इतना बताओ क्या इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे? कितने बोलते हैं आएंगे कोर इन्फ्लेशन में? 2 को छोड़ के आएंगे, फूड एंड फ्यूल इसमें नहीं आएगा, कोर के अंदर नहीं आता। और अगर हमें फ्लक्चुएशन के बिना डेटा चाहिए होगा तो हमें कोर इन्फ्लेशन ही देखनी होती है। अभी हमने जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पढ़ा था, यही पढ़ा ना कि एक दिन के लिए भी बंद किया तो इन्फ्लेशन एकदम से राइज करेगी, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, गुड। चलो थोड़ा सा कल के आर्टिकल से पूछ लेती हूँ। कल आपने सऊदी अरेबिया को छोड़ो, पहले इसको लास्ट में पूछती हूँ। आपने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा कल? हाँ जी यश, रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, पक्का? ठीक बोला, यस। और आउटपुट में क्या क्या निकल के आएगा गीता? हाइड्रोजन तो निकलेगी, साथ में O2, यस, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। ओके वासु, आप ट्राई करेंगे ब्लू हाइड्रोजन, बताओ रॉ मटेरियल क्या यूज होगा उसमें? किसको? CO2 है ना, बाकी प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन ही आ रहा है सबके पास। सचिन, पिंक हाइड्रोजन में क्या था? गुलाबी हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जब रॉ मटेरियल की तरह आप यूज करोगे। तान्या, ग्रे हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में क्या हुआ था? हाइड्रोजन तो थी, पर CO2 कहां पे हुई स्टोर? एयर में, मतलब आपने कोई कंट्रोल नहीं किया उसका, रिलीज कर दिया एज इट इज, ठीक है। वैशाली, व्हाइट हाइड्रोजन, यस ऑनलाइन, वेरी गुड। नो जसमीत, कोल गैसिफिकेशन नहीं है, चलो कोल गैसिफिकेशन वाली कौन सी थी? ब्राउन हाइड्रोजन, यस, ठीक है। जसमीत यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ध्यान में कर लो, वो ब्राउन हाइड्रोजन थी, यस, व्हाइट हाइड्रोजन। जोर से, रेयर, जो जियोलॉजी यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, बस हमें फ्रैकिंग के जरिए उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाइट हाइड्रोजन, जियोलॉजिकल हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं। ओके, अब बताएंगे पारुल, येलो हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, येलो से याद रह जाएगा, सूर्य का रंग भी याद रखना है आपने, ठीक है। फिर आपने एस्टीमेट कमेटीज के बारे में पढ़ा था, ओके फटाफट से आंसर करेंगे। यश, कौन से ईयर में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था? जल्दी से, वैशाली, नो, 1950। वासु, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? कंफ्यूज कंफ्यूज, 57 किसी और के मेंबर पड़े थे, 30 थे। तान्या, कितने साल के लिए उनको इलेक्ट करा जाता है? फॉर 1 ईयर। चेयरपर्सन को कौन इलेक्ट करता है वासु? स्पीकर होता है, ठीक है। और जो मेंबर होते हैं उनको कौन करता है? लोकसभा, सारे मेंबर्स आएंगे, वोटिंग करेंगे कि ये होने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो एस्टीमेट कमेटी का चेयरपर्सन बनेगा, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा है तो क्या वो बन सकता है? नहीं बनेगा, ठीक है, यही कंडीशन थी उसमें। यस ऑनलाइन, ठीक है, गुड। लोल सभा ठीक है, लोकसभा, टाइपिंग एरर होगा, वैसे बोल दिया मैंने। अच्छा, पर्पस क्या था एस्टीमेट कमेटी का पारुल? बजट को चेक करना, जो स्कीम्स के लिए पैसा एलोकेट करा गया है ठीक से यूज हो पाएगा, ज्यादा है कम है, वो सारा काम इन्हीं का था। राजवीर, रिकमेंडेशन जो एस्टीमेट कमेटी देता है लोकसभा को कि क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, वो कितने टाइम लिमिट में देने पड़ते हैं? राजवीर,
1 साल के लिए मेंबर बैठे थे, रिकमेंडेशन कितने के लिए थी? 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर। फिर देखना भी तो है ना उन्होंने कि चेंजेस करे या नहीं करे। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बताओ वासु कितने मेंबर्स थे इसमें? इसमें थे 57। तान्या इंडिया मेंबर है इसका या नहीं है? नहीं है इसका मेंबर, ठीक है। और उसके बाद इसके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीट भी जिसको बोलते हैं, चिराग कहाँ पे है? पक्का? हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन नहीं पूछा मैंने, हेडक्वार्टर। यस सचिन? नो, सऊदी अरेबिया, जेदा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। मोरक्को में क्या था चिराग? हाँ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी मोरक्को की कैपिटल राबत में, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन बताएगा मोरक्को की? हैंड रेस, राजवीर। मोरक्को की अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा। इमेजिन हो गया ना, मोरक्को इस तरह से था और यहाँ पे आपको अल्जीरिया दिखेगा नीचे की तरफ, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। यस ऑनलाइन, वेरी गुड। चलो फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया पढ़ा था। बताओ फिर सऊदी अरेबिया की कौन बताएगा बॉर्डरिंग कंट्रीज? सीक्वेंस में इमेजिन कर लो आराम से कि सऊदी अरेबिया कैसे था, लंबा सा एरिया, कुछ इस तरह से। ओके वासु, यहां पे बताओ सबसे पहले तो कौन सी आएगी? यमन, ठीक है। तान्या नेक्स्ट, कौन सी आएगी? ओमान। नेक्स्ट यूएई, यस यूएई। देन नेक्स्ट थी आपकी, यहां पे आएगी बिल्कुल, कतर का बॉर्डर सिर्फ किसके साथ लगा था? सऊदी अरेबिया के साथ। फिर यहां पे कौन सा आया था? कुवैत। फिर ये वाला इराक, और ये वाला जॉर्डन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है, बस डायरेक्शन में ही चलना है, ध्यान ये रहे। और यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी थी? पानी था ना, यहाँ पे रेड सी था, ठीक है, गुड। ये सॉल्व नहीं, ठीक है। चलो पढ़ के आए हो आप, वेरी गुड। रिवाइज करते रहना है, मतलब हफ्ते का एक रिवीजन मान लिया करो पुरानी पीडीएफ उठा के, ठीक है। चलो याद था आज सभी को, दैट्स गुड। और जो नए वाले स्टूडेंट है वो अभी पिछले वीडियोस मत देखना, अभी आप अपनी ग्रिप बनाओ पहले तो, करंट अफेयर के साथ एडजस्ट हो जाओ। तान्या नहीं करेगी ऐसा, आप पुराने हो गए हो अब, ठीक है। ठीक है पारुल, और आप कौन थे? नहीं, राजवीर थे, वासु हैं, चिराग हैं, ठीक है। पुरानी वीडियोस मत देखना अभी के लिए, जो यहाँ पे बोलती हूँ मैं, क्वेश्चन पूछती हूँ, उनको बस सुन लिया करो। मैं जब टाइम आएगा आपको खुद ही बता दूंगी कि अब थोड़े पिछले लेक्चर देखना शुरू करो, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी होती है, और यहाँ बीमारी में एक साइकिल बन रखी है। रैट्स आपको दिख रहे होंगे, डॉग्स दिख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं। मतलब ये किस टाइप की डिजीज होगी? जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग हो सकती है। आजो आजो पारुल। हाँ जी ठीक है ऑनलाइन। सुनो अब नेक्स्ट आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर। तो एक डिजीज रहेगी हमारा, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ वाला टॉपिक आपका जीएस पेपर 1। और जब डिजीज के बारे में पढ़ते हो तो जीएस पेपर 3 के साइंस वाले पार्ट में पढ़ते हो, वहां पे एक चैप्टर है डिजीज। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके है। एक दिन याद होगा आपको, 5th पेट्रोल वेसल दिया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्या नाम था उसका? अचल, ठीक है। वो दे दिया गया है, ये 5वें नंबर का था। हुआ क्या था, पहला अभी बना नहीं था। सीक्वेंस में पहले नाम दे दिए जाते हैं कि ये हमारा पहला रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा दे दिया गया है। जो पहला था उसमें और ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट डालनी थी, तो अब जाके इंडियन कोस्ट गार्ड को वो भी हैंड ओवर कर दिया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो जीएस पेपर 3 उसमें आप डिफेंस पढ़ते हो, जीएस पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो, तो सभी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो एक आर्टिकल है वो रक्त कोष को लेके है। रक्त कोष नाम से पता लग रहा है क्या होगा यहाँ पे, बस ई लगा दिया मैंने आगे तो इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम लग गया, मतलब इसका डेटाबेस रखा जाएगा। कई बार रेयर ब्लड के जो डोनर्स होते हैं वो इजीली नहीं अवेलेबल होते, तो अब यहाँ पे सारे लोगों की रजिस्ट्री करी जाएगी, ताकि कभी भी ऐसी इमरजेंसी पड़े ना तो डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन आए, ना तो उस पेशेंट की डेथ हो क्योंकि ब्लड अवेलेबल नहीं था। और कई बार आपने सुना होगा कि इतना लीटर्स ऑफ ब्लड वेस्ट हुआ हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो वाली सिचुएशन भी ना हो, तो इसी वजह से अब बनाया जा रहा है ई रक्त कोष। इसके अलावा कल हमारा एक आर्टिकल रहा था ग्वाडा ब्लड ग्रुप, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। ये वाला आर्टिकल हम कल करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा टच कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन आता है, वहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे जो माउंटेन रेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं रॉकीज, कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा यार? यश, रॉकीज, हाँ जी ऑनलाइन रॉकीज। हम्म,
नो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एंडीज कहाँ पे था? साउथ अमेरिका। ये याद है क्योंकि ये पेपर में भी आया था और क्वेश्चन हमने देखा था। चलो जी, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। अच्छा, इससे पहले एक दिन याद होगा आपको, महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था, कल स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप मतलब नहीं होगी अब वो इंप्लीमेंट, जो क्लास 1 से लेके 5th तक इंप्लीमेंटेशन हो रही थी, अब उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब देखो, ये छोटे छोटे अपडेशन होते हैं, मैंने बस थोड़ा सा आर्टिकल लगा दिया क्योंकि हमने डिटेल में इसको देख लिया था कि क्या क्या बोला गया था, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना था। अब बस ये अपडेशन है कि पहले इंप्लीमेंट किया पर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने भी प्रोटेस्ट करा, जिस वजह से इसको अब स्क्रैप कर दिया गया है कि कोई 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होंगी। चलो, ग्वाडा नेगेटिव। अब देखो, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इससे पहले टोटल जो ब्लड ग्रुप्स आपको मिलेंगे वो 47 थे, पर अब ये ग्वाडा नेगेटिव जब आता है तो हमारे पास टोटल ब्लड ग्रुप्स हो चुके हैं 48, जिसमें से बेसिक आपने सुने ही होते हैं, ए बी और ओ। इसमें भी अगर मैं वैल्यू एडिशन कर दूं तो ए के अंदर आपको ए पॉजिटिव मिलेगा, ए नेगेटिव मिलेगा, बी पॉजिटिव मिलेगा, बी नेगेटिव, सेम ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। फिर ओ में भी क्या आते हैं, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। नहीं नहीं, गूगल पे नहीं, इसको साइंस की बुक पे देखना, ओ नेगेटिव होता है। अभी लॉजिक भी बताती हूँ कैसे होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, पर अवेलेबल कौन सा होता है इजीली? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव के ज्यादा लोग आपको दिखेंगे अगर आप काउंटिंग भी करोगे। होता, चलो इसका मैं बताती हूँ, बेसिक उसी में बता दूंगी फिर क्यों ओ नेगेटिव ज्यादा यूनिवर्सल डोनर माना जाता है इफ कंपेयर टू द ओ पॉजिटिव। वैसे ही एक ब्लड ग्रुप निकल के आया जिसको बोल दिया गया है ग्वाडा ब्लड ग्रुप, और ये लेडी है फ्रॉम फ्रांस, और सिर्फ एक ही लेडी है ऐसी अभी तक जिसका ब्लड ग्रुप ग्वाडा नेगेटिव है। सोचो, इसका एक्सीडेंट हो जाए अगर तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उसको डोनर ही नहीं मिल पाएगा वहां पे। पर ई रक्त कोष के साथ इसको कंपेयर मत करना, ई रक्त कोष इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो ग्वाडा ब्लड ग्रुप, अब फ्रांस ने क्या बोला है, उनकी जो नेशनल ब्लड एजेंसी है, कि हमारे पास एक नया टाइप का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है जिसका नाम रख दिया है ग्वाडा नेगेटिव, और इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी गई है। प्रूवन है कि एक ब्लड ग्रुप है जो कि अलग है बाकी ब्लड ग्रुप्स के कंपैरिजन में। किसने दिया है? तो आईएसबीटी। आईएसबीटी 4317 नहीं है, यह है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड इंटरनेशनल, तो इनके कोई प्रोटोकॉल्स होंगे, कोई स्टैंडर्ड्स होंगे कि कैसे हम किसी भी ब्लड को ब्लड ग्रुप डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस कहाँ पे मिलती हैं आपको? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, लैंडस्टाइनर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स अरेंज करे थे। ये एबीओ सिस्टम दिया था लैंडस्टाइनर ने, ईयर था 1901। 1901 में इन्होंने पहली बार बताया था। ये आपके स्टेट एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लैंडस्टाइनर, एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था, दैट वाज गिवन बाय लैंडस्टाइनर। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब ये जो ग्वाडा नेगेटिव है ना, इसको इनफॉर्मल सी लैंग्वेज में ग्वाडा बोल दिया जाता है क्योंकि इसका जो वर्ड है एक्चुअल वो बहुत कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। ग्वाडेलोपियन ओरिजिन, कैरिबियन आइलैंड के जो लोग होते हैं वहां पे भी ये ग्वाडा ग्रुप मिलता है, पर पॉजिटिव वाला मिलता है, नेगेटिव पहली बार मिला है, समझ गए। अब ये कैरिबियन आइलैंड ग्रुप्स कहां पे दिखेंगे आपको? कैरेबियन सी के आसपास, तो यहाँ पे आ जाओ, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन पार्ट, ये आ गया कैरेबियन सी वाला पार्ट, ये क्यूबा हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया। इन आइलैंड के ऊपर जो आपको लोग मिलते हैं ग्वाडा वाले, इनके अंदर ब्लड ग्रुप ग्वाडा पॉजिटिव देखा गया है, पर जो नेगेटिव वाला दिखा वो कहाँ पे मिला जाके? फ्रांस के अंदर। तो ये लेडी, एक तो यहाँ पे आंसर किया गया कि मे भी इस लीनियर से बिलोंग करी होंगी एक टाइम पे इनकी जनरेशन, तो वहां से कंपेयर किया है इसको। पर आप शॉर्टकट में ही याद रखोगे ग्वाडा नेगेटिव इसको बोलेंगे। अब कोई ना कोई प्रोटीन होगी। एक दिन आपने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल, राइट? सभी को पता ही है कौन कौन से थे? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स थे और प्लाज्मा था। अभी के लिए हमें प्लाज्मा भी नहीं चाहिए, प्लेटलेट भी नहीं चाहिए, डब्ल्यूबीसी भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ फोकस करेंगे रेड ब्लड सेल के ऊपर। अब जितने भी हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं इनके ऊपर होती है प्रोटीन्स,
एक प्रोटीन नहीं होती, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। वैसे ही ये जो ग्वाडा नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लेडी हैं, इनके आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ईएमएम। इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान में नहीं रखनी है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में मिलेगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप सिर्फ ईएमएम नेगेटिव याद रखोगे। अब जब भी ईएम नेगेटिव लिख दिया ना, तो मतलब ये प्रोटीन होनी चाहिए थी, अगर ये पॉजिटिव होता तो मतलब इस लेडी के अंदर ग्वाडा ब्लड ग्रुप के फीचर तो हैं, पर ये जो ईएमएम नाम की प्रोटीन है यही एब्सेंट है। लगा इसका पता, ये प्रोटीन एब्सेंट होगी ग्वाडा नेगेटिव के केस में। अब इसको एबीओ के साथ समझो, पहले तो एबीओ ब्लड ग्रुप्स के साथ, उससे आपको इजी लगेगा क्योंकि ये सभी ने सुने होते हैं। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। इनमें से कौन सा सुना है आपने? एंटीबॉडी सभी ने सुना है, इतना पता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फाइट करता है, ठीक है। और एंटीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सुना है? कि ये फॉरेन बॉडी होती है जो डिजीज कॉज करती है, जो आपने जनरली सुना होगा। अब होता क्या है, जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट भी जिसे बोलते हैं, इनके ऊपर हमेशा एंटीजन बैठे होते हैं। सुनो, एंटीजन बोला मैंने, और एंटीजन तो फॉरेन बॉडी होती है, पर सिर्फ आरबीसी ऐसे होते हैं जिनके पास एंटीजन होता है। क्यों? आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, सेम वाइसा वर्सा। पर ओ ब्लड ग्रुप वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को भी दे सकता है। पर ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसी और से नहीं ले सकता ब्लड, जैसे ए वाला कोई पर्सन है डोनर तो उससे नहीं ले सकता, पर वहीं पे ब्लड ग्रुप ओ वाला होगा तो उससे ले सकता है। ये सारे सभी को पता है स्टोरी। अब होता कैसे है ये, मान लो ये आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो आपके ऊपर यहाँ पे एक एंटीजन लगा होगा। मान लो किसी पर्सन ने ब्लड ग्रुप बी डालने की ट्राई करी, तो यहाँ पे कौन बैठा था? एंटीजन। एंटीजन पहले ही बॉडी को प्रोवोक कर देगा कि कोई और ब्लड बाहर से आ रहा है, ये तो फॉरेन बॉडी है, ये भी तो फॉरेन की तरह, मतलब यहाँ वाली जो एंटीजन होगी ये क्या कर रहा है? फॉरेन बॉडीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर वो ब्लड ना आ जाए जो मेरे बॉडी में है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या था? ब्लड ग्रुप ए डालने की क्या ट्राई करी? बी। यहाँ पे एंटीजन एक्टिवेट करवा देंगे किसे? एंटीबॉडीज को, कि जाओ फाइट करो, कोई और ही ब्लड ग्रुप डाल दिया गया है बॉडी के अंदर, और ये ब्लड एकदम से जाता है जम। जम मतलब कोएगुलेशन यहाँ पे। तभी तो कोई भी ब्लड ग्रुप आप नहीं डाल सकते रैंडम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बैठे हुए थे। साथ में आप लगाते हो पॉजिटिव। आपने एक रिहर्सस फैक्टर सुना होगा, आरएच, बंदरों में देखा गया था सबसे पहले, मकैक जो बंदर होते हैं ब्राउन कलर के, तो उनमें देखा गया था। अब इसके ऊपर एक प्रोटीन भी होती है जिसको बोलते हैं रिहर्सस प्रोटीन। जिनके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी उनका ए प्लस ब्लड ग्रुप बनेगा, मतलब उनके ब्लड ग्रुप के साथ क्या लगा होगा? पॉजिटिव। जहां भी ये रिहर्सस प्रोटीन एब्सेंट होगी उनके ब्लड ग्रुप पे क्या लगा होगा? नेगेटिव। तो जब आप बोलते हो ना ए पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या है? आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे आप बोलोगे ए नेगेटिव, तो आरएच प्रोटीन एब्सेंट है। तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कोई चीज एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, वो प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का मेन रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इस केस पे तो नहीं अभी जाएंगे, पर प्रेगनेंसी के केस में इसका यूसेज रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर कपल में एक आरएच पॉजिटिव है और एक आरएच नेगेटिव है, तो पहला बेबी तो इजीली होता है, दूसरे बेबी में कॉम्प्लिकेशन आया करती थी। खैर अब तो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, पहले बहुत कॉम्प्लिकेशन होती थी। उसके ऊपर नहीं जा रहे, पर प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट पता लगा। सिमिलरली उस लेडी को क्या बोला है? ग्वाडा नेगेटिव, तो मतलब उसके ऊपर ईएमएम प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है, जो कि बाकी ग्वाडा वाले ओरिजिन के लोगों के अंदर प्रेजेंट आपको मिलेगी। कैरिबियन आइलैंड ग्रुप में ये प्रेजेंट है, पर उस लेडी के अंदर ये एब्सेंट है, तो इसी वजह से उसको किसमें कंसीडर किया गया? ग्वाडा नेगेटिव, ठीक है। और इसी वजह से वो लेडी भी यूनिक बन जाती है, एक ही अभी तक जिसके पास ग्वाडा नेगेटिव टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है। क्लियर? अब आते हैं बात ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप ओ, एक को लिख दिया ओ पॉजिटिव, एक को लिख दिया ओ नेगेटिव। अच्छा, जब ये ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ओ को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है, क्या चीज इसमें एब्सेंट होती होगी? एंटीजन या फिर एंटीबॉडी? कितने बोलते हैं एंटीजन? ठीक है, एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तभी तो जब इस बॉडी वाला, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, कितनों का है यहाँ पे ओ पॉजिटिव? 1 2 3 4, देखो मेजोरिटी में से 4 का तो ओ पॉजिटिव ही निकला। ओ पॉजिटिव ज्यादा ही होता है, क्योंकि बाकियों का क्या है गीता आपका? बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बस लग गया ना पता, ओ पॉजिटिव ज्यादा ही होता है, दूसरे पे ए पॉजिटिव ही आता है, देन बी पॉजिटिव, देन लास्ट में आपका ए बी पॉजिटिव रहता है। तभी तो एक ही मिला आपको ए बी पॉजिटिव। तो ये मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी भी निकालते हो तो ये वाली एवरेज
सस्टेन ही रहती है हर जगह पे। चलो खैर उससे बाहर आओ। मान लो अब किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ पॉजिटिव, ये किसी को भी ब्लड दे पा रहा है, पर शर्त ये है कि वो ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ओ पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव वालों को ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। पर वहीं पे बात करें ओ नेगेटिव की, इसके पास तो प्रोटीन ही नहीं है, RH वाली एब्सेंट है, तो इसकी वो कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर भी डाल रहे हो, पॉजिटिव वाले पर्सन के अंदर भी डाल रहे हो, तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये बन जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें वो प्रोटीन है ही नहीं, तो कोई इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो कि पॉजिटिव साइन होना जरूरी है, पर यहाँ पे कंडीशन नहीं बचेगी, ये सभी को दे सकता है ब्लड ग्रुप, और ये भी कम नहीं मिलेगा आपको, ओ नेगेटिव वाले ज्यादा लोग नहीं मिलते यूनिवर्सल डोनर जो एक्चुअल में है। ओ पॉजिटिव भी है पर ये वाला ज्यादा होता है, ये सभी को दे सकता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन ही एब्सेंट है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती थी। सभी की स्टोरी सेम ही होती है, ये प्रोटीन की एब्सेंस और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो EMM एब्सेंट होगी ग्वाडा नेगेटिव के ऊपर। ओके, यहाँ पे भी ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। चलो, तो ये था आपका ग्वाडा नेगेटिव, और इसकी रजिस्ट्रेशन किस कोड के अंडर हुई है, तो ISBT 042 याद रहता तो ठीक है, वैसे ISBT से याद रह जाएगा आपको 042, ये कोड दे दिए जाते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप को ताकि इंडिविजुअली हम स्टडी कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो एब्सेंस ऑफ EMM एंटीजन, वो प्रोटीन ही एब्सेंट है, ठीक है, तो EMM एब्सेंट होगी इस केस में। और बाकी जो पॉपुलेशन आप देखोगे उनके अंदर हाई इंसिडेंस मिलेंगे एंटीजन के, यानी कि EMM प्रोटीन प्रेजेंट होगी। जो आपके कैरिबियन आइलैंड वाले ग्रुप के लोग हैं उनमें ग्वाडा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला है, याद रखना इसको। नाउ क्राइटेरिया क्या होता है कि कैसे हम किसी भी नए ब्लड ग्रुप को इस सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे जो आपका ISBT है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होना चाहिए, किसी ना किसी रेस के अंदर वो बिलोंग करता होना चाहिए। नंबर 2, टेस्टिंग कैसे होगी, तो सीरोलॉजी मेथड के द्वारा होगी। जब भी कोई सैंपल आता है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, थूक होती है जो, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, मतलब जो छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म्स आपकी बॉडी के अंदर मिलते हैं वो सारे कहाँ पे स्टडी होते हैं, सीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ये चेक करा जाएगा कि कहीं से इनहेरिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। पहली बात तो वो लेडी ग्वाडा ग्रुप से एक्चुअल में बिलोंग नहीं करती, पर उसका ब्लड ग्रुप जरूर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लीनिएज का एक कोलैबोरेशन बता रहा है कि मे बी कोई जनरेशन में रहा होगा जो उस फैमिली, उस ओरिजिन से बिलोंग करता था। कहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड, कहाँ पे आपके फ्रांस कंट्री आ जाएगी, तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। नंबर 2, जो सीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सैंपल चला जाएगा, उसके बाद चेक करी जाएंगी एंटीबॉडीज। सबसे पहला काम ये होता है कि एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, देन एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे इसमें देखा गया कि एंटीजन एब्सेंट था, वो कौन से वाला, EMM प्रोटीन वाला, वो एब्सेंट ही था। अब यहाँ पे क्या देखा, जब आइडेंटिफाई किया कि ये तो EMM नेगेटिव टाइप है, अगर पॉजिटिव होती तब तो इसको कैरिबियन आइलैंड वाले ग्रुप में ऐड कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, EMM तो एब्सेंट था, तो इसी वजह से ये लेडी हो जाती है EMM नेगेटिव। और हमने इसको डेजिग्नेट कर दिया कि ये तो नया टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, और पहले होते थे 47, अब ये बन चुका है 48। ठीक है, जब हमने भी एग्जाम दिया था फोरेंसिक वाला तब उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस टाइम पे 47 ही था, अब ये चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, विच इज 48। तो बस ये है, मैंने स्टोरी आपको सुना दी, जो कैरिबियन आइलैंड के लीनियज है वहां पे ये लोग आपको मिल जाएंगे। चलिए जी, डन। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देख लो। कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो 1935 में फ्रांस पेरिस में। और अभी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम कहाँ आ गया, नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड को सिर्फ 2 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, एक तरफ है बेल्जियम और दूसरी तरफ है जर्मनी। सिर्फ बेल्जियम और जर्मनी, याद रखिएगा, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे आ जाएगा बेल्जियम, और यहाँ पे आ गया जर्मनी वाला एरिया। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन, ये वाला आर्टिकल क्लियर। 2-3 ही पॉइंट्स थे वैसे इसमें याद रखने को जो वैलिड से थे। एक तो EMM नेगेटिव है ये, और दूसरा कौन से आइलैंड से एसोसिएट किया है, तो कैरिबियन आइलैंड के साथ, वहां पे ग्वाडा पॉजिटिव पॉपुलेशन हमें मिलती है। एंड 47 पहले ब्लड ग्रुप थे, अब कितने हो चुके हैं, 48 पे आ गया है ग्वाडा नेगेटिव। और दूसरा आपने ISBT से रिलेटेड फॉर्मेशन डे याद रखना है, 1935 ईयर, सॉरी। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बना, ये पेरिस में था, फ्रांस, पर जो अभी हेडक्वार्टर जनरल सेक्रेटरीट आपको मिलेंगे वो है एम्स्टरडैम के अंदर, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाएंगी, जर्मनी और दूसरा बेल्जियम। अब देखो डायरेक्शन बनी कंट्रीज की। सबसे पहले आपने देखा था स्पेन, यहाँ पे पोर्टुगल भी है, छोटी सी कंट्री, पर उसने मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाया था। फिर आप गए थे इधर फ्रांस, और फ्रांस के यहाँ पे देखा था बेल्जियम, तो मतलब नीदरलैंड यहाँ पे है,
बन रही है ना डायरेक्शन, तो ऐसे ही बनेगी। हाँ जी यश, क्वेश्चन। हाँ हाँ, दोनों में एब्सेंट नहीं है, ओ पॉजिटिव में प्रेजेंट है, उसकी प्रोटीन प्रेजेंट है, तभी तो वो सिर्फ पॉजिटिव को ही दे पाता है, नेगेटिव के केस में नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले में डालेंगे तो वो बोलेंगे तो प्रोटीन वाला ब्लड ग्रुप आया हुआ है। दोनों में ही है, पर प्रोटीन तो सेम है ना, वो RH ही प्रोटीन है दोनों में। थोड़ा ये थोड़ा किसमें, ओ नेगेटिव में एंटीबॉडी तो उसमें भी होगी, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला किसी से भी नहीं ले सकता ब्लड ग्रुप, उसको सिर्फ डोनर कौन चाहिए होगा, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव से भी वो ब्लड ग्रुप नहीं लेता। लगा देखो, एक मिनट फिर से सुन लो इसको। हमने बोला एक है ओ पॉजिटिव, एक है ओ नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का मतलब है कि इसके पास वो प्रोटीन प्रेजेंट है, RH वाली, तो वो तो ए पॉजिटिव के पास भी है, बी पॉजिटिव के पास भी है, ए बी पॉजिटिव के पास भी है। पर व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास वो प्रोटीन है ही नहीं, तो वो देखेगा ही नहीं कि चल कोई नहीं चल जाएगा, बाकी सारे फीचर्स सेम है। तो ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप आप दे सकते हो ए पॉजिटिव को भी और ए नेगेटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, बी नेगेटिव को भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ही क्या है, एब्सेंट है। तो बस वो प्रोटीन आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ब्लड ग्रुप तो सेम था ओ, तो इस वजह से कोई कोएगुलेशन नहीं होती और ओ नेगेटिव सबको ब्लड डोनेट कर पाते हैं। सुनो, एंटीजन वही होती है जो प्रोटीन लगी होती है आरबीसी के ऊपर, वो प्रोटीन नहीं होती है, वही होती है। मतलब जैसे EMM नेगेटिव प्रोटीन भी बोला उसको, एंटीजन भी उसी को बोला, तो वही होती है, प्रोटीन ही होती है। लग गया पता। अब सेम जब ओ नेगेटिव को डोनेट करने की बारी आएगी तो ओ पॉजिटिव भी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ओ पॉजिटिव में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, नेगेटिव में नहीं थी, वो बोलेगा कुछ एडिशनल आ रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। डन, ठीक है। नाउ फंक्शन क्या है ISBT के, तो साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। एक और पर्सन था लाटे करके, लाटे 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 कॉफी भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, लाते लाते, ठीक है, पर वो लाटे था। तो लाटे ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप के बेसिस पे डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। उसने 1911 के आसपास ये काम किया था, पर लैंडस्टाइनर 1901 में ब्लड ग्रुपिंग कर चुके थे। पहले पता नहीं था हमें कि कैसे ब्लड ग्रुप डोनेट करे जा सकते हैं, पहले रैंडम करे जाते थे और कोएगुलेशन हो जाती थी। फिर लैंडस्टाइनर ने स्टडी किया कि नहीं, सभी का ब्लड ग्रुप लेवल सिस्टम है ही डिफरेंट। RH फैक्टर तो बहुत बाद में पता लगा, जब ये प्रेगनेंसीज के टाइम पे बेबीज जो है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाते हैं, अबॉर्ट हो जाते हैं, अबॉर्शंस हो जाते थे उनके, बाद में पता लगा था RH फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो लैंडस्टाइनर नाम आपके स्टेट एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं साइंस के, सुनोगे तो लग जाएंगे पता। नाउ 5 लेप्टोस्पाइरोसिस डेथ्स इन एर्नाक्यूलम सिंस जून 1। अब एक और बीमारी आ चुकी है विच इज लेप्टोस्पाइरोसिस, पर सिर्फ अभी 5 ही केसेस मिल रखे हैं और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, पर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि थोड़ा जो सिम्टम्स आए हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। साइकिल पे फोकस करना, एक चीज क्लियर है कि एक कैरियर दिखेगा आपको जिसके अंदर ये लेप्टोस्पाइरोसिस वाला जो बैक्टीरिया होगा वो बैठा रहता है, उसको बोलते हैं कैरियर। यानी कि जैसे ये चूहा है, चूहे के अंदर ये लेप्टोस्पाइरोसिस का बैक्टीरिया बैठा रहेगा पर उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये यूरिनेशन करेगा, ठीक है, कहीं पे भी यूरिनेशन करता है रैट, और इनडायरेक्टली वो किसके कांटेक्ट में आता है, ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे ये कंडीशन बन जाती है जूनोटिक, यानी कि एनिमल से किस तरफ गई, ह्यूमन बीइंग्स की तरफ गई। तो यहाँ पे एक कैरियर मिलेगा आपको जिसे वेक्टर भी बोलते हैं, जो सिर्फ कैरी करता है चीजों को, खुद उसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसको पूरा डिटेल में देखते हैं, फिर आपको ये साइकिल इजी लगेगी। तो केसेस का नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर 1 रीजन यही है कि बारिशें हो रही हैं, और बारिश जब होती है तो स्टेगनेंट वाटर सबसे ज्यादा मिलता है, और बहता हुआ पानी साफ होता है, आप सभी ने सुना होगा, वहीं पे स्टेगनेंट गंदा होता है। स्विमिंग पूल और फ्रेश वाटर वाली जो रिवर होती है उसमें से कौन सा साफ होता है, फ्रेश वाटर ही साफ मानते हैं, पर एक्टिविटीज तो चलती रहती है रिवर्स की साइड पे भी, गंदा तो वो भी होता ही है। बट एनीवेज जो स्विमिंग पूल होता है वो ज्यादा गंदा होगा अगर फ्रेश वाटर रिवर के साथ उसको कंपेयर करोगे। चलिए जी, तो पहली बात, ये जो लेप्टोस्पाइरोसिस है ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, आंसर इज बैक्टीरियल डिजीज। किन किन के अंदर ये आपको बैक्टीरिया मिलेगा, तो जैसे रैट्स हो गए, कैटल हो गए, डॉग्स हो गए, इन सभी के अंदर आपको ये एज अ कैरियर देखने को मिलता है। हाँ, कई बार केसेस मिले हैं कि इनको डिजीज भी कॉज करता है। कैरियर तो है, रैट तो फॉरएवर कैरियर है, उसमें बहुत कम बीमारियां मिलेंगी, पर डॉग्स वगैरह, कैटल्स वगैरह के अंदर आपको डिजीज के केसेस भी मिलेंगे, और केसेस ऐसे होंगे कॉन्टाजियस इन नेचर। अब मैंने एक वर्ड बोला कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस का क्या मतलब होता है, जैसे डॉग ने छींक मार दी,
सामने एक और डॉग खड़ा हुआ था, उसको एकदम से इन्फेक्शन पास आउट हो जाएगा। पर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऐसे केस नहीं होंगे, कॉन्टेजियस केस आपको ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन नहीं मिलेंगे, वहां पे कांटेक्ट में आना जरूरी है। जैसे यूरिनेशन कर दी किसी डॉग ने, मान लो कोई पेट डॉग ही है, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन भी हो रखी है, पर ये बैक्टीरिया समहाउ उस डॉग के अंदर चला जाता है, यूरिन करते रहते हैं ये बार बार, आपने देखा होगा, नहीं तो सबसे तेज भागते हैं कुत्ते जो होते हैं, पर यूरिनेशन इतनी करते हैं कि भाग नहीं पाते। तो यूरिनेशन करी हुई थी, डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया ह्यूमन बीइंग के साथ, वो बैक्टीरिया, अब मान लो इस इंसान को चोट वोट लगी हुई थी कहीं पे, तो वहां पे वूंड बना होगा, सबसे जो फ्रेजाइल पार्ट होगा उस टाइम पे वही होगा, ये बैक्टीरिया इस वूंड के जरिए एंटर कर जाता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मतलब कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए होगी इस बैक्टीरिया को इंसान के अंदर जाने के लिए। वैसे माउथ तो है ही, एनस वाला एरिया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां पे तो होते ही हैं होल वाले पार्ट्स, तो वहां से ये एंटर कर जाता है ह्यूमन के अंदर। कॉन्टेजियस नहीं है, कॉन्टेजियस आपको एनिमल टू एनिमल में मिलेगा, जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट से चला जाएगा, पर ह्यूमन में जब जाएगा तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट मिलेंगे। जैसे इस इंसान को चोट लगी हुई थी, तो उस चोट के जरिए ये बैक्टीरिया उस इंसान के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। यही लिखा है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो थकान रहेगी उस पर्सन को, सर दर्द होगा बहुत जोर से, और मसल पेन्स हो जाएंगी, ऐसे लगेगा कि टूट रही है मसल्स। दो तरह का होता है, एक सेप्टिसेमिक फेज होता है और दूसरा होता है इम्यून फेज। सेप्टिसेमिक फेज में आपको पेन वाला जो फेज होगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा। जैसे 5 से 14 दिन तक ये चलता है, इंसान के अंदर फीवर आएगा, ठंड लगेगी, थ्रॉट सोर हो जाएगा, खराश होगी, स्वेयर मसल एक्स, बहुत ज्यादा दर्द निकलेगी घुटनों पे, मसल्स के ऊपर, और हेडेक रहेगी। दर्द वाला फेज रहेगा पहला। जब दूसरे फेज पे जाओगे, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे आएगा इम्यून फेज। अब डिसाइड करेगी डिजीज आपकी इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी फेज में ये 6 से 12 दिन, इसके बाद 6 से 12 दिन तक चल सकता है, फीवर इसमें भी रहेगा। अब देखो, जो फ्रेजाइल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, अब वो हिट होना शुरू होंगे, क्योंकि अब जो डिजीज की सिवियरिटी है वो इंक्रीज कर चुकी है। और साथ में स्टिफ नेक, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, सोर थ्रोट हुआ था, यहाँ पे अब नेक की आपकी स्टिफ करने लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे मसल मूव ही नहीं कर रहा है, और हेडेक यहाँ पे भी रहेगी, वो सिम्टम रहेगा ही रहेगा। तो ये इम्यून वाला फेज था, एक सेप्टिसीमिक फेज था। सेप्टिसीमिया में आपने देखा पेन वाला फेज ज्यादा रहा। इम्यून फेज में देखा कि जो फ्रेजाइल से ऑर्गन थे वो भी इन्फेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके मैम, एंटीजन फॉरेन बॉडीज होती हैं या तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज। विशाल, अभी आपका डाउट क्लियर है या नहीं, मुझे बता दो एक बार, क्योंकि मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था। दीक्षा, हाउ ए बी पॉजिटिव प्लस इज यूनिवर्सल। चलो दीक्षा, इसको कर लेंगे डिस्कस, लास्ट में दोबारा से याद करवा देना। स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड ग्रुप का वैसे अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कर लेंगे इसको, दोबारा से कर लेंगे, कल करवा दूंगी चाहे से, फिर से पूरा डिटेल में ही कर लेंगे। कल आपका है कौन सा डे, कल एडिटोरियल डे है। चलो एक ब्लड के ऊपर रख लेते हैं फिर आर्टिकल, है ना, उसमें सारे ब्लड से रिलेटेड फेजेस कितने टाइप के हैं, थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको लग जाएंगे। ठीक है, चलो, पोटेंशियली फेटल जूनोटिक डिजीज, ये देखो फेटल वर्ड लिख दिया, मतलब डेडली हो सकती है, क्योंकि आपने देखा इम्यून वाले फेज में क्या हुआ, ब्रेन हिट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हिट हुई, स्पाइनल कॉर्ड हिट हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी हिट हो जाएगी, तो आपसे चला फिरा तो वैसे ही नहीं जाएगा, और ब्रेन हिट हो गया तो वैसे मेंटली रिटार्डेशन आ जाएगी, तो इट कैन प्रूव फेटल। और कौन सा बैक्टीरिया है, स्पेसिफिक नाम पूछ लिया जाए तो लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स। दीक्षा, जो आपका क्वेश्चन था वो कल सॉल्व कर लेंगे, कल हम पूरा ब्लड पे ही एक आर्टिकल रख लेंगे, और क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं वो भी उसी में ऐड कर लेंगे, ब्लड से रिलेटेड। और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, कहां कहां पे मिलेगा, यूरिन ऑफ एनिमल, जैसे रैट्स हो गए, कैटल्स हो गए, डॉग्स हो गए। चेन लगी ना पता, अगर मैं पूछूं अब आपसे, एक चेन है मेरे पास, एक एनिमल टू एनिमल और एक एनिमल टू ह्यूमन, सबसे पहले मैं जूनोटिक कहां पे लिखूं, पहले वाली लाइन पे या दूसरी वाली पे, कितने बोलते हैं, सेकंड पे, ठीक है, सेकंड पे। जूनोटिक का मतलब ही क्या है, जू मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, तो एनिमल टू ह्यूमन जब इन्फेक्शन कॉज होगा उसको क्या बोलते हैं, जूनोटिक। वहीं पे एनिमल टू एनिमल हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्टाजियस, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैल जाएगी, छींक भी मारी तब भी। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरिन के साथ टच होना चाहिए, फिर ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब अगर पैर में चोट लगी होगी किसी के तब तो डायरेक्टली बैक्टीरिया वहां से चला जाएगा, अदरवाइज नहीं तो डिस्टेंस ज्यादा है बाकी की ओपनिंग्स के लिए बॉडी के अंदर। तो ये चेन आप ध्यान में रखोगे, और लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स इसका बैक्टीरिया का नाम है जी। ह्यूमन टू ह्यूमन के केसेस नहीं देखे गए अभी तक। हाँ, तब फिर कंटेजियस हो गया, अगर ना मतलब मान लो ह्यूमन टू ह्यूमन भी जाता,
सेम से जा रहे हैं ना तो कॉन्टेजियस, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वहां पे आपको मिल रहा है। छींक भी मारी, सेम स्पीशी बोल सकते हो, नहीं सेम स्पीशी भी नहीं बोल सकते, कई ऐसी बीमारियां आपको मिलेंगी जो डायरेक्ट एनिमल के सलाइवा वगैरह से ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे तो कंडीशनिंग कर दी ना हमने, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट था। कॉन्टेजियस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सबसे स्पेसिफिक वर्ड रहेगा, जहां पे अगर थोड़ा सा भी, अब म्यूकस लगा रहता है ना, जो डॉग्स होते हैं उनके नोज के ऊपर देखा हो, वो भी टच कर जाएगा, बैक्टीरिया पास कर जाएगा। पर यहाँ पे आपने देखा जो प्रोसेस है वो थोड़ी इनडायरेक्ट सी है, इंसान की ओपनिंग नजदीक होनी चाहिए उस बैक्टीरिया के। तो जैसे मान लो किसी डॉग ने यूरिन कर रखा था, इस यूरिन के कांटेक्ट में एक इंसान आ जाता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो ये बैक्टीरिया इजीली चला जाएगा। तो पर चोट का होना जरूरी था वहां पे, इनडायरेक्ट जाएगा, उतना डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। पर यहाँ तो छींकने से भी पास हो जाएगा। जैसे कॉमन कोल्ड की बात कर लेते हैं, किसी एक को होता है सबको फैलना शुरू हो जाता है, तो दैट इज हाईली कॉन्टेजियस, जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है। कोविड-19 था, ये तो सभी को ही हिट कर गया था, ये हाईली कॉन्टेजियस था, एनिमल टू ह्यूमन चल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन चल रहा है, हाईली कॉन्टेजियस। कहीं पे छींक के कोई चला गया था, फॉर्माइट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ टच करके चला गया, वो दूसरे पर्सन को फैल जाएगा, दैट इज हाईली कॉन्टेजियस। मतलब कॉन्टेजियस वर्ड आप तब यूज करोगे जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में भी थोड़े से भी पार्टिकल्स गए किसी एक इंसान के या किसी एनिमल के, उससे स्प्रेड कर जा रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको ज्यादा मिला, चोट का होना जरूरी था, इंजरी होनी चाहिए थी, ओपनिंग पार्ट नजदीक होना चाहिए था, तब जाके ये स्प्रेड हुआ इनसाइड ह्यूमन बींग्स। हाँ जी, हाँ बोलेंगे, सुनो सुनो, जब ह्यूमन टू ह्यूमन जाएगा बोलेंगे तो तब भी इसको कॉन्टेजियस ही, क्योंकि फिर तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया। पर इसमें फिर एसटीडी वाला केस भी आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गया तो वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन था पर वे अलग था। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर ब्रॉडनेस पे आ जाती हैं। कॉन्टेजियस यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड से रिलेटेड होता है, जहां पे बिल्कुल जितना इजीएस्ट मेथड हो सकता है किसी डिजीज को स्प्रेड करने का, वो वाला लगेगा। ठीक है, अब क्लियर है वर्ड? आई थिंक करमवीर आपका भी डाउट क्लियर है अब, जो आप पूछ रहे थे। ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेजियस क्यों नहीं बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क पड़ता है साइंस के अंदर। ओके, प्रेवलेंस अगर देखोगे तो उन एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगा जहां पे ह्यूमिडिटी हाई होने वाली है, बोथ अर्बन और रूरल एरिया, क्योंकि अभी बारिश चल रही है तो पानी सभी जगह पे इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, तो सारे एरियाज में आएंगी। सिम्टम्स आपने देख लिए, दो फेजेस देखे, एक था सेप्टोसीमियक फेज और दूसरा था इम्यून फेज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन से वाले फेज के अंदर इंपैक्ट हुए थे? इम्यून वाले फेज में। पहले वाले फेज में सेप्टिसीमियक फेज में क्या हुआ था? पेन वाला ज्यादा था, जो थ्रोट था वो भी सोर था, पर नेक कहाँ पे स्टिफ हुई जाके? इम्यून वाले फेज में। मतलब इम्यून फेज आपको थोड़ा फेटल सा दिखेगा, डेंजरस दिखेगा इफ कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एंड ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, यस ऑल नाइन, यस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, बाकी वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं है इसका अवेलेबल, क्योंकि बैक्टीरिया है, अगेन वायरसेस के अगेंस्ट हम ज्यादा वैक्सीन बनाते हैं। बैक्टीरिया पे आजकल ज्यादा फोकस ही नहीं है, क्योंकि वायरसेस इतने ज्यादा हो रखे हैं, तो सभी की नजर ही वायरसेस पे रहती है। एंड नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो ये देखो, एनिमल्स के अंदर आपको ये कॉन्टेजियस मिलेगा, पर ह्यूमंस के अंदर ओकेजनली मिलेगा। कंडीशन मैंने आपको बता दी, जैसे किसी इंसान को वुंड वगैरह लगा है, ये देखो इन सर्टेन एनवायरमेंट की भी कंडीशन रहेगी प्लस इंसान की भी कंडीशन रहेगी, तो कंडीशनल ओकेजनल बेसिस पे ह्यूमन के अंदर ये जाएगा। पर एनिमल टू एनिमल्स कॉन्टेजियस है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल रहा है। तो ये आगे इनके फर्क ये आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी साइकिल आपने देख ली, कहीं से भी स्प्रेड कर सकता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकला, रैट्स ने रखा, या फिर डॉग्स ने यूरिन करा हुआ था तो उनके अंदर भी ये एज अ कैरियर चल रहा था, तो वहां से स्प्रेड कर सकता है। चलो डन। लेप्टोस्पाइरोसिस क्लियर सभी को? तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। नंबर वन, क्या ये बैक्टीरियल है? आंसर इज यस। लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स इसका पूरा नाम है, ये भी एक दो बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा। वैसे जीनस से नहीं पूछा जाएगा, स्पीशी याद रखनी पड़ेगी, स्पीशी अलग है ना इंटेरोगन्स, तो ऑप्शन में आपको लेप्टोस्पाइरा कॉमन दिखेगा पर इंटेरोगन डिफरेंट दिखेगा, स्पीशी डिफरेंट दिखेगी। क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो आंसर इज यस। क्या दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स। दो तरह के फेजेस देखे इसके सिम्टम के, एक था इम्यून फेज और दूसरा था सेप्टिसीमिया। हाँ जी, सेप्टिसीमिया में क्या क्या सिम्टम्स आए? हेडेक था, फीवर था, मसल पेन थी एंड सोर थ्रोट था। ठीक है, फिर दूसरी तरफ इम्यून फेज में क्या क्या मिला? जो नेक थी वो स्टिफ हो चुकी थी, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी और फीवर आ जाएगा, हेडेक आ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम आपको इम्यून वाले फेज में। क्या ये फेटल है? यस, लिखा हुआ था ना वहां पे फेटल है नेचर में, तो डेथ हो सकती है। यस ऑल नाइन, ठीक है, गुड। ओके जी, अगला जो
आर्टिकल है हमारा दैट इज अबाउट ई रक्त कोश। तो यहाँ पे जितने भी रेयर ब्लड डोनर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी एक कॉमन डेटाबेस के ऊपर, ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़े, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, तभी तो जब लाइसेंस बनता है पूछते हैं ना वहां पे आपसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। और ये भी पूछा होता है कि इन केस आपकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट तो क्या आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहोगे। करा था फॉर्म फिल? यस किया है किसी ने? बहुत कम करते हैं वैसे। किया है? यस, मैंने भी ऐसी की है। तो कर देना चाहिए क्योंकि कितने लोगों की जान बच जाती है। एक भी ऑर्गन, आप सोचो कितने ऑर्गन्स है बॉडी में, लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, और आईज है, और ब्रेन है, और ब्रेन स्टडी के लिए तो यूज हो सकता है, अभी ट्रांसप्लांटेशन में उतना एक्टिव नहीं है। फॉरेन में आप केसेस सुनोगे कि कर रहे हैं उन चीजों को भी स्टडी। एक इंसान था वो गिटार बजा रहा था जब उसकी ब्रेन सर्जरी चली थी, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या ये इसकी जो नर्व्स हैं वो तो नहीं हमने छेड़ दिए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्रेन स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो बॉडीज होती हैं उनकी कमी रहती है इंडिया के अंदर स्टडी के पर्पज से। लोग रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करते हैं तो डोनेशन नहीं मानते उतना ज्यादा। ठीक है, तो करना चाहिए ये चीज। ओके, तो इंडिया ने बोला है कि रेयर ब्लड डोनर्स की हम रजिस्ट्री करवाएंगे और डेटाबेस का नाम क्या है? ई रक्त कोश, यानी कि सारा काम ऑनलाइन ही चलेगा। इसके आपको फीचर्स देखने हैं, ब्लड डोनर्स के ऊपर नहीं अभी हम जाएंगे। काम किसका है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म रिलीज किया, ई रक्त कोश प्लेटफॉर्म। और इससे क्या होगा, अब जो लोग जिनके रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, उनका डेटा आएगा, क्योंकि उन्हीं को दिक्कत आती है सबसे ज्यादा जब भी कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है। और इंफॉर्मेशन दी जाएगी ब्लड अवेलेबिलिटी की पूरे नेशन वाइड, पैन इंडिया लेवल के ऊपर। क्योंकि मान लो अगर कोई केस है मध्य प्रदेश में आया और जो उसका ब्लड ग्रुप का डोनर है वो कश्मीर में है, तो अब आपके पास डेटाबेस है, आपको पता है यहाँ पे एक इंसान रहता है जिसका सेम ब्लड ग्रुप है और ये भी रेयर होता है, तो जल्दी से हो जाएगी सप्लाई वहां पे। तब हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं उस टाइम पे कर दी जाती है सप्लाई। तो इसी वजह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर दी जाएगी ई रक्त कोश प्लेटफॉर्म के ऊपर। और नेशनल हेल्थ मिशन चलाया था हमारी सरकार ने, उसी का एक सब पार्ट है ये भी। तो नेशनल हेल्थ मिशन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, आपके मेंस का पेपर है, वहां पे आप एग्जाम्पल में दे सकते हो ई रक्त कोश का। ठीक है, कि रेयर ब्लड जो रजिस्ट्री करवाई गई है उसके लिए एक डेटाबेस भी ऑनलाइन शो कर दिया गया है, विच इज ई रक्त कोश प्लेटफॉर्म, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो सके, अफोर्डेबल हो सके। और उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका एक नेशनल इंस्टीट्यूट है इम्यूनो हिमेटोलॉजी का, ये सारे पार्टनरशिप करेंगे सरकार के साथ। अलॉन्ग विद दिस 4-5 और इंस्टीट्यूशन होने वाले हैं जो इनकी हेल्प करेंगे ये सारा डाटा स्क्रीन करने के लिए। तो 4000 केयरफुली स्क्रीन डोनर्स का डेटाबेस यहाँ पे कलेक्ट करा जाएगा। और रेयर ब्लड मार्कर्स, अब यहाँ पे लिखा है मार्कर 300, अब कल ब्लड वाला कर ही रहे हैं तो हम बायोमार्कर्स की बात भी कर लेंगे वहां पे, कि बॉडी के अंदर कुछ मार्कर्स होते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं, वो सब कल देख लेंगे। ये सारी बॉडीज हैं, याद रहती हैं तो ठीक है, नहीं रहती हैं तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो अभी के लिए। उसके बाद ई रक्त कोश के क्या क्या फीचर रहेंगे? सबसे पहला तो ये ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। ऑफिशियल पोर्टल है और सारे के सारे ब्लड रिलेटेड सर्विसेज इंडिया के अंदर इस ई रक्त कोश के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगी। ब्लड की अवेलेबिलिटी है प्रोवाइड करेगा, सारी डिटेलिंग वहां पे प्रेजेंट होगी। ब्लड बैंक्स के बारे में, अब ब्लड बैंक्स भी तो होते हैं थ्रू आउट इंडिया, बहुत सारे ब्लड बैंक्स बन रखे हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और ब्लड डोनेशन कैंप्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी लगते हैं ना ब्लड डोनेशन कैंप्स, फिर आपको मग दे देते हैं, वो साथ में फ्रूटी दे देते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप्स की इंफॉर्मेशन को भी मर्ज करके रखेगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें ब्लड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। और सेंटर, यस, कौन से सेंटर ने इसको डेवलप किया है? तो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC, तो इन्हीं के पास ये सारा का सारा डेटा रिकॉर्डेड रहेगा। मोर देन 3800 ब्लड सेंटर्स हैं, वो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे अक्रॉस द कंट्री। 3800 नंबर काफी ज्यादा है। ओके, बाकी ये वही लिखा है, इजीली एक्सेसिबल, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो सब मेंशन होंगी इसमें। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आई थिंक क्लियर है आपको। सेफ ट्रांसफ्यूजन हो, कई बार कईयों को अपना ब्लड ग्रुप भी पता नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ऑब्वियस सी बात है वो चेक करेंगे। यहाँ पे जब हॉस्टल्स में आप आते हो, यहाँ पे भी आपके ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं, चंडीगढ़ के अंदर, हिमाचल में पता नहीं, मुझसे पूछा था, मुझे नहीं था ब्लड ग्रुप पता। फिर हम गए यहाँ पे अटावा के पास में एक क्लिनिक है, और जैसे ही उसने यहाँ पे बैंडेज लगाई और जैसे यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ, मुझे ब्लड ग्रुप याद आ गया। मैं फटाफट से कैलकुलेशन करी, मैं कहा मेरे भाई का भी ओ पॉजिटिव है, पापा भी ओ पॉजिटिव है। मैं फटाफट से वो चार्ट बना रही हूँ दिमाग के अंदर की प्रोबेबिलिटी है कि मेरा भी ओ पॉजिटिव ही होगा। फिर बाद में जाके चेक करवाया था, जब इमरजेंसी पड़ी थी, वो ओ पॉजिटिव ही था। वहां पे झूठ ही लिखवा दिया कि ओ पॉजिटिव है, आ गया मुझे याद, सुई देख के बस आ गया याद, आ गया। ठीक है जी। बाकी वेस्टेज होती है कई बार ब्लड की,
तो वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अब आपको ब्लड बार बार डोनेट करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ना हो तो वो, क्योंकि अब डेटाबेस में आ गई इन्फॉर्मेशन, जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या आप आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो वैन भेज दी जाती है, ब्लड डोनर जो बैंस होती है गवर्नमेंट की, उनको भेज दिया जाता है, वो कलेक्ट करके ले आते हैं। तो वेस्टेज भी यहाँ पे रिड्यूस होगी, और नेटवर्क बन जाएगा ब्लड बैंक्स का, डोनर का एक अकाउंट बन जाएगा अपने पास। एंड और क्या क्या फीचर है, अब आपको ऑनलाइन सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, आधार लिंकेज इसमें करी जाएगी, आधार कार्ड आ गया, डिसीजन को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बार बार आप ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, पर इमरजेंसी पे कर देते हैं लोग, वो चीज है। बाकी गाइडलाइंस होंगी, डैशबोर्ड मिलेगा, जैसे आपको मिलता है ना, आप कोई भी पेपर भरते हो प्रॉपर वैसी अपीयरेंस होगी ई रक्त कोष पोर्टल या फिर प्लेटफॉर्म की। भरे हैं ना एग्जाम, तो वहां पे बना होता है ना डैशबोर्ड, होम पेज, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे उसी फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। और ब्लड डोनेशन की लाइफ साइकिल, अच्छा कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसका, सबसे पहला कंपोनेंट बायोमेट्रिक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, जो भी डोनर होगा उसका कोई ना कोई बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक में क्या क्या चीजें आती हैं, फिंगरप्रिंट आ गया, और आई स्कैन आ गया, फेस स्कैन आ गया, वो सारे क्या होते हैं हमारे बायोमेट्रिक होते हैं। डीएनए होता है बायोमेट्रिक, यस ये भी होता है, ये भी तो आइडेंटिफाई करता है। तो ये सारे लिए जाएंगे। सबसे इजी वन क्या होता है इसमें, फिंगरप्रिंट, वो इजीली एक्सेसिबल होता है, और दूसरे पे आईज वाला जो स्कैन करते हैं, जो आपने आधार कार्ड के लिए भी दिया होगा। और किस चीज के लिए दिया था, आधार कार्ड का जब बने थे तब लिया था उन्होंने, मुझे याद है जहां तक। बाकी दूसरी बात तो फिंगरप्रिंट ही लिया था, फिंगरप्रिंट ज्यादा एक्सेसिबल होता है। एंड सारे फीचर बताए जाएंगे अबाउट द ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी थी, उसने ब्लड डोनेशन कर दिया बिना अपनी बीमारी बताए, बताओ दूसरे में फैलेगा, वो नहीं फैलेगा, फैल जाएगा, इजीली फैलेगा, वो भी मरेगा, पिछला तो मरना ही था। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर बताई होंगी, कि क्या क्या स्क्रीनिंग हम आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड करेंगे, हम आपके डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि उससे एथिकल कंसर्न्स रेस होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवॉइड करी जाएंगी। तो प्रोसेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो सब यहाँ पे मेंटेन्ड होंगे। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जो डिस्कार्डेड ब्लड है उसे प्रॉपर्ली रिमूव किया जा सके, उसे दोबारा से रीयूज ना करें, क्योंकि एक बार पैकेट ओपन हो जाता है उसके बाद वो खराब हो जाता है। कोएगुलेशन पढ़ा था ना वर्ड, एकदम से प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं, वो ब्लड को जैसे जेली होती है वैसा बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो जो वेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा, पैकेट्स होंगे उनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता अनटिल और अनलेस आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि स्टरलाइजेशन आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। अलर्ट एंड नोटिफिकेशन सिस्टम ये भी लगे होंगे उसी डैशबोर्ड के अंदर, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है ई रक्त कोष। ठीक है, अलर्ट सिस्टम, नोटिफिकेशन सिस्टम किस चीज का, जैसे कहीं पे जरूरत पड़ेगी, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, जैसे बैंक्स के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करी होती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना आपको कि आजकल ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्जरी हो रही है, ये सो वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो सेम होगा आपके फोन के ऊपर अलर्ट सिस्टम, जब भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी वो आपको पहले पॉपअप करवा देगा कि यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो, सॉरी अवेलेबल हैं तो आ जाइए, क्योंकि ई रक्त कोष पे तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। ठीक है, तो वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे मिलेगी। तो अगेन प्री में मे भी कुछ नहीं पूछा जाए इससे, पर मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन की बात हुई है। हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन ठीक है। लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आईज, ठीक है, फेस स्कैन, ये ठीक है जी, डन है। चलो नेक्स्ट है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही हो पाएगा आज, वो नहीं, लैंडिंग वाला रह जाएगा। चलो मेरा फोकस मेन वैसे भी रिवीजन के ऊपर होता है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे, जो पढ़ाए होते हैं वही आते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है वैसी। और ये भी नहीं करना है कि कभी आए कभी नहीं आए, जैसे कहीं बारिश के डर से ही नहीं आए, तो बारिश से क्या डरना, गिरना हो तो गिर जाएंगे, है ना। ठीक है, इट्स ओके, चलता रहता है। नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो शंघाई लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स नहीं है। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है कोऑपरेशन, मतलब किसी चीज में कोऑपरेशन करी जाएगी, जैसे कल आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आगे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये फोटो बहुत फनी लगी थी, यहाँ पे ये जा रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पीछे खड़े हैं ईरान के, और यहाँ पे इंडिया के, ये दोनों देख रहे हैं, चला है आगे चला हुआ है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आने वाली है सिर पे, चाइना एक तरफ, पाकिस्तान, और एक तरफ है बांग्लादेश। अच्छा एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, देखो ये अपना इंडिया आ गया,
ठीक है। अच्छा, इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो ना जब आंसर में, ये वाला पोस्चर अगर इजी बने, अच्छे से बनाओगे तो ऊपर की डायरेक्शन खुद ही ठीक आ जाती है। यहां से गड़बड़ आ जाता है, फिर नहीं बनता मैप ठीक से। पर एनीवेज, आप अखंड भारत भी बना सकते हो, ऐसे ले जाया करो मैप को आगे, फिर आपको ऊपर का बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ अपने आंसर्स में, सीधा ही आगे तक पाकिस्तान भी अपना। चलो ठीक है, एनीवेज अभी नहीं ले सकते पाकिस्तान को, इनके ऊपर लोन ही इतना है। इनका रिटर्न करेंगे कि अपना रिटर्न करेंगे, तब तो रह गए लोन ही वापस करते। चलो ठीक है, हुआ क्या, 1971 की स्टोरी है। यहाँ पे हुआ करता था पहले ईस्टर्न पाकिस्तान, और यहाँ पे हुआ करता था वेस्टर्न पाकिस्तान। लगा ही देती हूँ बाउंड्री। तो वेस्टर्न पाकिस्तान ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम तो उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू स्पीकिंग थे, और इस तरफ क्या होगी, बंगाली। ये बोलते थे कि मुस्लिम थोड़ी बंगाली बोल सकते। तो इन्होंने क्या किया, एट्रोसिटी क्रिएट करना शुरू करा। जो आर्मी के थे उनको भेजना यहाँ पे शुरू करा, रेप करवाए लेडीज के कि इनकी हम लीनियज ही बदल देंगे। ठीक है, तो ये सारे इशू हुए 1971 से पहले शुरू हो गए थे। फिर इंडिया के अंदर यहाँ पे असम वाला एरिया आ गया, यहाँ पे रिफ्यूजी आने शुरू हुए। अब आई थिंक रिफ्यूजी वर्ड जब मैंने बोला तो कर पाए कनेक्ट, क्या मतलब होता है रिफ्यूजी का? यस, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर क्या हुआ है, एट्रोसिटी है, वॉर है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं, इन शॉर्ट ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों ने फेस करी, क्राइसिस फेस करे, तो इस तरफ को आना इन्होंने शुरू करा। तो इससे इंडिया की अपने रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन आया। अब इतने सारे लोग आएंगे, और उस टाइम पे 1000 से ज्यादा, लैक्स में आ रहे थे लोग, थोड़े भी नहीं थे। तो अब लैक्स ऑफ पीपल अगर आना शुरू करेंगे तो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ेगा, और अगर बर्डन पड़ेगा तो लोग डिमांड करेंगे कि जो जॉब्स हमारे लिए थी, मान लो पहले 10 ही जॉब थी, 10 ही लोग वहां पे काम करने वाले थे, जॉब अभी भी 10 है, पर वहां पे काम करने वाले 100 बंदे आ गए, कंपटीशन इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात थी, जो अपने लोग थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू करा कि इन लोगों को देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, मानिक शॉ थे, तो उनको बुलाया कि चलो वॉर करवाना पड़ेगा, इनको लिबरेट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्योंकि बीच में सैंडविच किसका बना हुआ था, इंडिया का बन रखा था। इधर 2 ब्रेड्स हैं, बीच में आलू टिक्की डली हुई है, तो वो वाली सिचुएशन हो रखी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानिक शॉ ने बोला नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी बारिशें हैं। फिर इंदिरा गांधी बोलते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा, वो बोलती है कि नहीं नहीं बहुत इमरजेंसी है। उन्होंने बोला कि वॉर को मना नहीं की, अभी मौसम ठीक नहीं है। यहाँ पे रिवर आती है ब्रह्मपुत्र, इधर से आ रही है गंगा, हैवी फ्लो, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन बनी होती है, वॉर कैसे करना था। तो उन्होंने बोला बस वॉर तो थोड़े दिन की होगी अपनी, पर वेट ज्यादा लंबा चलेगा। फिर वेट किया, और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पे लिबरेशन हो जाती है बांग्लादेश की। किसकी हेल्प से हुई थी, इंडिया की हेल्प से। उस टाइम पे तो लोग बोल रहे थे कि हमारी हेल्प कीजिए, और आज सुनो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ। एक है चाइना, एक है पाकिस्तान, और मुनीर का नाम सुना होगा अभी, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आ गया बांग्लादेश। तीनों हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं कि हम अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि इंडिया को पीछे कर सके। तो जिनकी हेल्प करी थी, ये होता है, ज्यादा भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, जितना बनता है उतनी सी की और चलते बने, ज्यादा भी नहीं करनी होती। ह्यूमैनिटी, ये देखो यहाँ पे बांग्लादेश बोल रहा है चलो अगेंस्ट इंडिया, इंडिया तो हमें पसंद नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंट्रीज बोलता है। तो एनीवेज ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस है इस टाइम पे। तो एससीओ हुआ, एससीओ आपके इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, और कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन आपने देखा था ब्रिक्स वाला, वो इस बार पूछा हुआ था, और मैं पिछली बार पता नहीं 20-30 बार तो रिवाइज करवाया ही था कि ये क्वेश्चन आएगा, वो सच में ही आया। अब जो नए स्टूडेंट है उन्होंने एक काम करना है, आज ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ के आनी है। जैसे पहले ये ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, कौन सा ईयर था, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, फिर ब्रिक्स कब बना ये, फिर उसकी कंट्री आपने ध्यान में रखनी है, फिर 2024 में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई, 2025 में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई, इसके हेडक्वार्टर्स हैं या नहीं है, अगर हैं तो कहाँ है, ये सारा फाइंड आउट करना है। प्लस इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलती है वो भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये सारे नए स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, पुरानों ने ये पढ़ रखा है। हाँ जी, ऑनलाइन आप भी नोट कर लेंगे। आई थिंक मोनिका आप ऑडियो ठीक है, माइक बंद हो गया था, ठीक है। तो एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली बात ये 1996 में फॉर्म हुआ। ध्यान से सुनना, यहां भी आप मिसलीड ना करें। 1996 में इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज हुआ करती थी, तो इसको बोलते थे एससीओ 5, मतलब 5 कंट्रीज का ये ग्रुप था। 2001 में जाके अजबेकिस्तान की एंट्री होती है, अजबेकिस्तान, ठीक है, अजबेकिस्तान 2001 में ऐड हुई है। यहाँ पे किसी ईयर का लिखा है 2001। अब यहाँ पे लिखा ऑफिशियली फाउंडेशन, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी, बन तो ये 1996 में चुका था, पर जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो भी किसी ईयर में हुई थी, 2001
2001 में, और जब उज्बेकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी थी, ठीक है। तो पहली मीटिंग ये होती है। तो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस, लग गया ना पता, हर फेज को यहाँ पे कवर करा गया है, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस लेवल पे। तभी तो आप इस मीटिंग में देख रहे हो, आप डिफेंस मिनिस्टर्स को भी देख पा रहे हो, ठीक है। अपने डेलीगेट तो जाते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो तो जा ही रहे हैं कंट्रीज के, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि फोकस है पॉलिटिकल लीडर्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मीट करती होगी, एंड देन देयर इज सिक्योरिटी अलायंस, तो मतलब डिफेंस मिनिस्टर्स भी यहाँ पे इस मीटिंग में जाते हैं। और ऑफिशियल फाउंडेशन कब हुई? तो 2001 में हुई। किस किसने की? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। स्टार्टिंग में यही थे 1996 की अगर बात करें, जब इन्होंने बना के ये बॉडी छोड़ दी थी। पर 2001 में कौन एंटर होता है? उज्बेकिस्तान। और जो पहला समिट इस एससीओ का हुआ था वो कहां पे था? शंघाई, चाइना। 2001 में ये पहली मीटिंग होती है, ठीक है। तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना, रशिया याद रह जाएंगे, साथ में तजिकिस्तान। 2001 में किसकी एंट्री हो रही है? उज्बेकिस्तान की। पहली मीटिंग कब हो रही है? 2001 में। कहां पे हुई? शंघाई के अंदर। नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या है? तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लेवल पे जो अलायंस बनाया है वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करना, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी। एंड शंघाई स्पिरिट ये देख लिया 2001 में, जो बोला था कि म्यूचुअल ट्रस्ट हम बिल्ड करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी बनाए रखेंगे, इंटरनेशनली हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो डेवलप नेशन है उनकी हमें उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल सेट करना था। अब आते हैं इसकी लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज आएगी रशिया की और चाइना की, रशियन एंड चाइनीज, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो एससीओ है, रशियन एंड चाइनीज। यस, अभी आ रहे हैं मेंबर्स पे। अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना आपने। ईरान की एंट्री तो 2023 में हुई थी, तो अभी बता रही हूँ वो सारा। ये जो थे पीछे खड़े हुए इंडिया के साथ में ही थे डिफेंस मिनिस्टर। हाँ, जो इसमें मेंबर आते जाएंगे वो सारे परमानेंट ही है। हाँ, ऑब्जर्व है, अभी आ रहे हैं आगे। चलो आराम आराम से चलो, एक साथ ही पढ़ा दूंगी तो फिर याद कैसे करोगे, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे। लो, सबसे पहले तो 2001 में जाओगे तो उस टाइम पे आपको मिलेंगे 5 मेंबर, पर आज के टाइम पे मिलेंगे आपको 8 मेंबर, पर इनको हम काउंट करते हुए चलेंगे, कई बार डाटा पुराना रह जाता है। 5 मेंबर कौन आए 1996 के? तो चाइना याद है, रशिया, देन किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, देन तजिकिस्तान, ठीक है। ये तो हुई स्टोरी ऑफ 1996। इन पे सवाल आते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। फिर आते हैं 2001 में, जब पहली मीटिंग कहां पे हुई? शंघाई के अंदर, चाइना। यहां पे एक नया मेंबर भी ऐड हो चुका है, नाम है उज्बेकिस्तान। मेंबर कितने हो गए? 6। इनको पहले बोला जाता था एससीओ 5, यानी कि 5 मेंबर्स का ग्रुप था, तो एससीओ 5। पर जैसे उज्बेकिस्तान ऐड होता है तो सिर्फ इन्होंने क्या रखा अपना नाम? एससीओ। और आप ब्रिक्स वाले में एक और क्वेश्चन करोगे कि ब्रिक्स प्लस क्या है, ठीक है। ब्रिक्स प्लस भी ध्यान में करो, नोट कर लो इसको, कल पूछूंगी मैं। और उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अब फर्दर मीटिंग्स चलती रहेंगी, सारी मीटिंग आपने याद नहीं रखनी। पर रशिया के अंदर एक लोकेशन है उफा। 2015 की जब मीटिंग हुई, कहां पे हुई? वेन्यू था उफा। कहां पे आ जाएगा? रशिया के अंदर। यहां पे बोला गया कि एससीओ के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ऐड किया जाए, सिर्फ बोला था अभी, ठीक है। बोल दिया किस किस को ऐड किया जाए, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को ही बुला लिया। अब थोड़ा सा टाइम बीता, फाइनली 2016 की बात आई। ये कहां तक हम पहुंचे? 15। और नेक्स्ट ईयर की जब मीटिंग होती है, लोकेशन थी उज्बेकिस्तान, ताशकंद कैपिटल आ जाएगी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। यहां पे एडिशन हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की। कितने टोटल मेंबर्स हो चुके हैं अभी तक? 7, 5, 6, 7, 8 हो गए ना अभी तक? 8 हो गए, ठीक। रशियन है कि इनको भी ऐड करवा लो, इंडिया और पाकिस्तान को। ओके, कौन कौन? एक में उज्बेकिस्तान था, 2001 में उज्बेकिस्तान था। उसके बाद 2017 में मीटिंग होती है अस्ताना। अस्ताना में जब मीटिंग हुई, इनको बोल दिया ऐड कर लो, और 2017 में फाइनल हो जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड मेंबर है, ठीक है। यहां पे पूरा श्योर हो गया। 15 में सिर्फ बोला, सजेशन गया। 16 में कंफर्मेशन आ गई कि हाँ जी इनको फुल मेंबर बना देंगे। 17 में पूरी तरह से एज अ फुल मेंबर इंडिया और पाकिस्तान मीटिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। एससीओ की जो मीटिंग थी, मतलब जाके 2017 में पूरी तरह से ऑफिशियल मेंबर बन जाते हैं इंडिया के। अब हुआ टाइम थोड़ा सा आगे, 2021 में सजेशन दिया गया कि चलिए ईरान को भी ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, ईरान को भी ऐड करने की बात करी गई, पर इनको ऐड किया गया फिर 2023 में, क्योंकि एक में सजेशन जाता है, दूसरे में बोल देते हैं ऑफिशियली कि हाँ जी ये मेंबर है, और फिर अगला साल आता है उसमें बोल दिया जाता है कि हाँ जी आप मीटिंग में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ठीक है, तो 2023 में जाके ईरान बिकेम द फुल मेंबर ऑफ एससीओ। कितने मेंबर्स हो गए? 9। तो जब भी आप पीछे देखो यहाँ पे कितने लिखे थे? 8। तो जब भी किसी वेबसाइट से डाटा करोगे, रीड करोगे, एक बार उसको कंफर्म जरूर करना है। तो आपके पास मेंबर कितने हो रहे हैं इस टाइम पे? 9। कौन कौन आगे? पहले था किर्गी, कजाकी, देन चाइना, रशिया, तजिकिस्तान। ये था आपका 1996 का एससीओ 5। अब इसमें ऐड हो गया एक मेंबर, कौन? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई है 2001 के अंदर। हाँ जी, 2015 में किसका सजेशन गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान का। 16 में बोल दिया ठीक है आप मेंबर हो। 17 में जाके पूरी ऑफिशियल तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ने मीटिंग्स को अटेंड करा। हो गए 5 3 8। और फिर 21 में किसका सजेशन गया? ईरान का। और ऐड कब हुआ? 23 के अंदर। तो लो, ईरान भी क्या बन गया? ऑफिशियल मेंबर ऑफ एससीओ। ये तो आगे जो परमानेंट मेंबर है। अब कुछ होते हैं जो सिर्फ डायलॉग मेंबर होते हैं या फिर ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वर की कैटेगरी में आता है अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। मंगोलिया आपको रशिया और चाइना के बीच में दिखता है। कौन सी एक्सरसाइजेस पढ़ी थी मंगोलिया से रिलेटेड? कॉन्क्वेस्ट, और एक मैंने होमवर्क में दी थी, वो किसी ने याद ही नहीं करवाई। नोमैडिक एलिफेंट, फिर क्लास में हमने डिस्कस भी किया था इसको। नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ इंडिया डिफेंस एक्सरसाइजेस करता है। कॉन्क्वेस्ट मल्टीनेशनल है, यानी कि और भी कंट्रीज आती हैं। चलो, तो ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ऑब्जर्वर स्टेटस का? जो इसका वर्ड है वही इसका मीनिंग है। बताओ। ये बस देखते रहते हैं कि मीटिंग्स के अंदर क्या चला है, ये बोलते नहीं है कुछ नहीं, ना इनका कोई सजेशन होता है। दैट इज ओनली ऑब्जर्वर नेचर। फिर आते हैं डायलॉग पार्टनर्स। अब डायलॉग कुछ बोलेंगे, ये यहाँ पे मीटिंग्स में भी आते हैं, इनको इनविटेशन भी जाते हैं, और जब आते हैं तो ये अपना सजेशन भी रखते हैं कि हम कैसे और ज्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे इस एससीओ को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये डायलॉग पार्टनर जो होते हैं ये बोलते भी हैं मीटिंग्स में आके। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है बस आप ऑब्जर्व करो, आपको कुछ होगा तो आप यूएनओ के साथ चुगली कर देना, बाकी आपका कोई काम नहीं होता। ऑब्जर्वर स्टेटस। तो पार्टनर्स बहुत सारे हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर एंड सऊदी अरेबिया। देखो, जब मेंबर्स इंक्रीज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तो उसका उतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं बचता। एक ही कहावत है पॉलिटिक्स के अंदर, दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये सब जगह पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, आज के टाइम पे मान लो आप सैलरी दे रहे हो किसी को 1 लाख रुपए, पर जो काम है उसका वो 1 लाख जितना है नहीं, तो वो भी क्या हो गया? मतलब आपने कैंडिडेट तो ज्यादा रख लिए, पर आपकी गवर्नेंस क्या कर रही है? अब रिड्यूस कर रही है। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का फॉर्मूला। अदरवाइज इन डायलॉग में पार्टनर्स को भी तो बना सकते हैं मेंबर, पर इनको नहीं दिया इन्विटेशन, किसी ने ना तो सजेशन दिया। तो इसी वजह से अभी तक आपको जो मेंबर मिलेंगे वो ईरान तक के हैं 2023। ब्रिक्स आप सभी पढ़ के आओगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। नाउ इसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट की बात क्या है? जैसे इंडिया के जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, किसी के आएंगे प्रेसिडेंट, वो सारे यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं। एससीओ के जो म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, उन सभी के ऊपर बातचीत यहाँ पे करी जाती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लेवल के ऊपर। देन लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी यहाँ पे आएगी। जैसे एस जयशंकर, वो आ सकते हैं यहाँ पे? यस, आ सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे सेक्रेटरीट, यस, कि कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं? तो आंसर इज बीजिंग। बीजिंग के अंदर इसके ऑफिशियल हेडक्वार्टर है। नाम क्या था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे आप ऐसे मत याद रख लेना कि शंघाई में होगा, वहां पे पहली मीटिंग हुई थी शंघाई के अंदर, पर जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इन बीजिंग। मैं यहाँ पे ब्रिक्स का देख रही थी। ठीक है ठीक है तान्या, आपने पढ़ लिया है, मैंने नए स्टूडेंट्स को दिया है वो। नहीं मनप्रीत, यूएस नहीं है, यूएस नहीं है इसका पार्ट। यूएस का तभी तो जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, बीजिंग का है। नेक्स्ट, इसमें एक बॉडी बनाई गई है छोटी सी, जिसको रैट्स बोलते हैं। ये चूहे नहीं है, ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। सोचो, इसके अंदर पाकिस्तान भी है, कैसे होगा ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे। चलो देखते हैं। वैसे याद है आपको एफएटीएफ का स्टेटमेंट कि कर रहा है पाकिस्तान अपने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उनको इंप्रूव करने की, स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहा है। तो हम इनको अभी ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए। कितने मौके? 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, मौके पे मौके मिल रहे हैं। अभी 2022 में ही उनको वैसे ब्लैक लिस्ट से हटाया था, फिर अभी वैसे बनता तो है कि उनको दोबारा से डाला जाए, पर किसी ने नहीं डाला है। बताना एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन था? ईरान,
म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वैसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लिस्ट तुम अपने पास ही रखो, वो वैसे काउंट नहीं करते हैं बाकियों को अपने साथ। चलो जी, RATS दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जितनी भी इसमें कंट्रीज थी, ऑब्जर्वर भी आ जाएंगे, डायलॉग पार्टनर्स भी आएंगे, यहां से टेररिज्म को खत्म करना है। तो कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यस जैसे खालिस्तान वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाओगे, नागालैंड वाले बोलते हैं हमें अपनी अलग से कंट्री बनानी है, तो वो क्या है, सेपरेटिस्ट अप्रोच वहां पे मिलेगी। इसके हेडक्वार्टर्स, हाँ हाँ हाँ, जैसे उनका इशू है सेम, यस सेपरेटिस्ट अप्रोच। और एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ डिमांड थी, यहाँ पे आप इलीगल एक्टिविटीज भी करने लग जाते हो, कि वेपन भी उठा लिए। जैसे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है वासु, मैं इसको ऑनलाइन नहीं बोलूंगी, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अभी इंटरनल सिक्योरिटी में सर खुद बताएंगे आपको कि कैसे इसको स्टडी करना है, अभी मैं इसको साइड ही कर रही हूँ। चलो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो। आपकी आइडियोलॉजी तो एक्सट्रीम थी, पर आप जो इलीगल चीजें होती हैं उनको भी इंक्लूड करने की ट्राई कर रहे थे। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आएंगे, तो ताशकंद अजबेकिस्तान में आएंगे। ये आ गया अजबेकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे आ जाएगा ताशकंद। आपका एक और होमवर्क है आज, अजबेकिस्तान की आप बॉर्डरिंग कंट्रीज को करके आओगे, ठीक है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री डायरेक्शन में ही करनी है, छोटा मोटा न्यूमोनिक बना लेना, जो मर्जी करना, पर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप याद करके आओगे। हमेशा मैप देखना है जब भी, अब जैसे ये अपना सेंट्रल एशिया वाला एरिया होगा, तो इधर से देखना शुरू करना है, ठीक है, तो डायरेक्शन में ही देखोगे। रैट्स, हाँ जैसे नक्सलिज्म है, यस यस तान्या, ठीक है जी। और बिजनेस काउंसिल, अब देखो यहाँ पे लिखा है बिजनेस काउंसिल, और एम क्या क्या था, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आ गया ना बिजनेस, तो बिजनेस रिलेटेड डील्स, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं, अडानी का नाम ले लो, टाटा का नाम ले लो, जो मर्जी है, अंबानी का नाम ले लो, कोई ना कोई कोऑपरेशन ये गवर्नमेंट के साथ करते हैं। बाद में इनकी भी मीटिंग्स करवा दी जाती है कि कैसे और ज्यादा बूस्ट दिया जा सकता है। एंड इंटर बैंक कंसोर्टियम, पैसा भी तो चाहिए इकोनॉमी में, सिर्फ जनरेशन की बात नहीं आती, पैसा भी लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टे करवाने का। तो जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक, इनका कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस कॉमन बैंक के ऊपर भी, मतलब पैसा देना पड़ता है हर साल, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे तो उसके लिए पैसा तो लगेगा। एंड नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और ग्रोइंग जीडीपी की कंट्रीज आपको यहीं पे मिलेंगी। 40% ग्लोबल पॉपुलेशन और 20% ग्लोबल जीडीपी, साथ में 22% ऑफ वर्ल्ड का लैंड मास भी इन्हीं कंट्रीज का आपको मिल जाता है। तो ये आप, बाकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी बात करी टेररिज्म की, एक सबसे बड़ा इशू और है, वो है ड्रग्स का। हमारा इंडिया फिर से यहाँ पे आलू टिक्की की तरह बैठा हुआ है बिटवीन टू ब्रेड्स। एक तरफ आपको मिलेगा गोल्डन क्रीसेंट और एक तरफ मिलता है गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ भरपूर ड्रग्स आती है, और यहाँ पे, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और यूथ बिगड़ रहा है अपना, ठीक है। तो क्रीसेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जो पीसीएस का पेपर देंगे वो थोड़ा इनको ध्यान से करें, क्योंकि पंजाब के 3 इंपॉर्टेंट इशू, ईरान और अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। पाई से याद रख लेना, कैसे मर्जी, एपीआई से याद रख लेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये बन गया गोल्डन क्रीसेंट। वहीं पे अगर साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे आप, तो यहाँ पे बनता है एक गोल्डन ट्राइंगल। सबसे पहले तो इंडिया का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट का किसके साथ लगता है, म्यांमार, पहले वाला नाम होता था बर्मा, तो बर्मा भी लिखा होता है कहीं इमेजेस के ऊपर, तो आप ध्यान रखोगे म्यांमार की बात हुई है। फिर आते हैं नीचे की तरफ लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। तो म्यांमार आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम और थाईलैंड, ये बनाते हैं गोल्डन ट्राइंगल। नहीं कंबोडिया नहीं है, लिखा होता है कई इमेजेस अगर आप ओपन करोगे कंबोडिया भी लिखा है, पर अगर मैनुअल ओपन करोगे फॉरेंसिक का, तो उसमें गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कंबोडिया को इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये वाली कंट्रीज आती है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, वैसे कंबोडिया में भी कम नहीं है ड्रग्स का, उसमें तो बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। लास्ट ईयर हमने एक केस स्टडी भी करी थी कि कैसे इंडियन यूथ को फंसाते हैं कंबोडिया के। वहां पे चाइना के बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। जब चाइना के अंदर माफिया सिस्टम बंद किया था इनकी सरकारों ने, तो सबसे पहले कहाँ गए थे, कंबोडिया ही गए थे। तो ये एक केस स्टडी थी, उसको आप रीड कर सकते हो अपने एंड से, कि क्या स्कैंडल हुआ था, इंडिया का बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट था, और साथ में कंबोडिया में कैसे मिसयूज किया था। जॉब्स ऑफर करी जाती हैं कि 3 लाख मिलेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कम बताते हैं, बाद में तुम्हारी सैलरी बढ़ती जाती है। वहां पे बुला लेते हैं, नीचे चैम्बर्स बने होते हैं अंडरग्राउंड, वहां पे उनको बिठा देते हैं कि करो अब कॉल्स, कॉल्स करवाते हैं, फ्रॉड्स करवाते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था वो। उसके बाद सरकार ने एफर्ट्स मारे, कुछ लोगों को वापस हम ले आए थे जो बच गए थे,
बाकी अभी भी पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे वहां पे। एनीवेज, ये आप याद रखोगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है एससीओ का, इतना इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी आ जाता है, इंडियन ओशन, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना जहां से सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। एंड उसके बाद वेस्ट एशिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टेररिज्म और ड्रग की ट्रैफिकिंग काफी इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको बता दिया, वन इज गोल्डन क्रीसेंट एंड दूसरा है गोल्डन ट्राइंगल, तो ये दोनों याद रखोगे। एंड क्वाड जैसा ही एक ग्रुप मानते हैं खुद को, मानने में क्या होता है, क्वाड है क्वाडिलेटरल ग्रुप, शेप दिख रही है क्वाड शेप, इसमें 4 कंट्रीज है, वन इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। इन चारों ने बनाया था कि जो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक बोल देते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसको हम टैकल करेंगे, तो दैट इज द क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप जैसा ही एक पीस मिशन लेके एससीओ भी चला हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो आपको पता है, बैलेंस कैसे करोगे, इंडिया भी उसी में है, पाकिस्तान भी उसी में है, सारे राइवलरी तो उसके अंदर है, ठीक है, एक दूसरे के जो राइवलरी हैं, तो पहले तो अपने में ही बैलेंस कर लें, वो ही सबसे बड़ा उनका चैलेंज रहेगा। देन एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, अभी रिसेंट वाला पहलगाम अटैक है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। मैनेजिंग रिलेशन विद पाकिस्तान, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एससीओ को तो साइड में करो, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी सपोर्टर है, बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। एंड इंश्योर, मतलब चाइना बड़ा भाई है, वो छोटे है। पाकिस्तान के साथ तो ऐसे पैसे दे दो उनको, वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं अगेंस्ट इंडिया। चाइना का भी स्ट्रेटेजिक अपना इंटरेस्ट है, देखा था हमने तिब्बत को क्यों ऑक्यूपाई करा था चाइना ने, रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, फ्रेश वाटर वहां पे है, ग्लेशियर, फ्रेश वाटर इनडायरेक्टली, रिवर्स के सोर्सेज इतने सारे हैं, और डैम्स उनके ऊपर बने हुए हैं, कोई मर्जी रिवर उठा लो, सतलुज उठा लो, इंडस उठा लो, चिनाब उठा लो, जो मर्जी रिवर देख लो, सभी के ऊपर है डैम्स। एंड मेंटेनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अब इतने सारे दुश्मन अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप अपने आप को खुद को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो भी अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर इंडिया। एंड इशू ऑफ सॉवरेनिटी, अब देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, वो ट्राई करती है दूसरों के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने की, और हर कंट्री क्या चाहती है कि हम सॉवरेन रहें, यानी कि एक्सटर्नल पावर्स का हमारे अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, तो ये भी एक इशू रहता है। लो बायलेटरल ट्रेड विद एससीओ कंट्रीज, बायलेटरल ट्रेड का क्या मतलब है, चीजों की खरीद बिक, इकोनॉमिक भी बोला था ना, तो खरीदना बेचना वो सारा देखोगे तो इम्बैलेंस है। पाकिस्तान के साथ देखोगे तो हम खरीदते हैं, एक्सपोर्ट है ही नहीं। रशिया के साथ देखोगे इक्वल तो नहीं है, रशिया फिर भी आगे है, मतलब हम उनसे ज्यादा चीजों को खरीद रहे हैं, अगेन मतलब इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा ट्रेड के सेक्टर में भी। एंड नेशनल करेंसीज, ये वाला पॉजिटिव नोट पे आप लिखोगे, नेशनल करेंसीज, डॉलर को सारे साइड करने की ट्राई कर रहे हैं, और एक कॉमन करेंसी लाने की ट्राई कर रहे हैं कि डॉलर सारी जगह पे ना चले अपनी, पर खैर बाकियों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। जब ब्रिक्स का भी समिट हुआ था लास्ट ईयर काजन के अंदर, ब्राजील का अभी था 2025 का, 24 का हुआ था काजन के अंदर, तो वहां पे सिर्फ रशिया में पुतिन ने बोला था कि अपनी करेंसी होनी चाहिए, बाकियों ने कोई उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। ठीक है, इमेजेस बनाई हुई हैं फ्लैग्स टाइप, हाँ करेंसीज का बनाया हुआ है, यस। वो पुतिन का आइडिया था, आइडिया वो पुतिन का ही था, पर बाकी किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे यूएस के साथ भी इंटरेस्ट है, हम वो भी खराब नहीं कर सकते ना एक कंट्री के साथ रहने के लिए। हाँ बस वो आइडिया था। ब्रिक्स, जब जिस दिन ब्रिक्स का मीटिंग था ना, उस दिन पुतिन उस करेंसी को लेके ही घूमता रहा सारी जगह, करो इसको सपोर्ट करो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया इंक्लूडिंग इंडिया, किसी ने भी नहीं। तो ब्रिक्स के जब आप मेंबर पढ़ोगे तो उसमें एक रशिया भी आएगा, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था रशिया को, ठीक है। और उसके बाद टुवर्ड द एशियन सेंचुरी, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज आपको ज्यादा मिलेंगी, तो अगर क्वाड जैसा बनना है तो उनके जैसी पावर भी होनी चाहिए अपने पास, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। बाकी आपने कर लिया, एशियन नाटो भी इसको बोल देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड सबसे रिसेंट वाले ऐड हुए थे, तो एशियन नाटो की तरह ये एक्ट करता है। पर यहाँ पे कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, नाटो का क्या है एजेंडा, कि अगर एक कंट्री पे भी अटैक करेंगे तो सारे उनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। यहाँ भी कौन आएगा, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा, कहाँ आया चाइना, नहीं आया ना, तो कोई नहीं आता यहाँ पे। नाटो में तो चलो यूएस है, यूएस को अपने वेपन बेचने होते हैं, उनका इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। एंड टूरिज्म, टूरिज्म को भी बूस्ट करना है, लड़ाइयां साइड में होती हैं, टूरिज्म बूस्ट होता ही रहता है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये एससीओ था। बाकी ये अदम्य, ये छोटा सा आर्टिकल है, इसको कल कर लेंगे, टाइम हो गया अभी, ठीक है। ऑनलाइन, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज होंगी, जिनके पास व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप कर देना, और जिनके पास नहीं है वो कल पूछ लेना। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो दीक्षा के नाम से, दीक्षा शर्मा
और O2 इस पे, अगर हो आप इंस्टा पे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मैंने भी आज ही बनाया, मैं तो पता नहीं कितने साल से चलाया नहीं है सोशल मीडिया, वो ऑफिशियल है अकाउंट, तो आप कर सकते हो फॉलो। चलो जी ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑनलाइन।